Four people have been arrested and are being produced in court over the alleged gang rape of a 20-year-old medical student in West Bengal's Durgapur. Shocking details have emerged from the case, which tell us that the student has gone out for dinner, had gone out for dinner with a friend, after which her phone was stolen. She was dragged to a secluded forest area where two more men joined in and allegedly raped her. The girl was threatened not to speak up, and the perpetrators left her there after the incident. Meanwhile, despite the emerging cases of rapes of college students in the state, from the gruesome R.G. Kar rape case and murder to the South Kolkata Law College rape case, and now this, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee seems unfazed. The West Bengal CM is facing a lot of backlash after questioning the victim for being out late at night instead of offering support to her. With this, the question that remains is how many more such horrific cases until the West Bengal government actually takes women's security and safety a tad bit seriously. Well, these are the visuals coming in from West Bengal's Durgapur, where BJP leader Loket Chatterjee was stopped from meeting the survivor of the alleged rape. Durgapur's BJP MLA Lakshman Chandra Gurui and Loket Chatterjee then stopped and sat outside as a protest. Rainik, my colleague, is with us on the broadcast to talk more about this. रैनिक, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, पीड़ित से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है विपक्ष को इस समय, क्या सूरत हाल है? लॉकेट चैटर्जी जी हम लोगों के साथ है, एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। मैडम, आप तो आए थे इधर मुलाकात करने के लिए, क्यों आप वापस जा रहे हैं, क्यों आप बैठे थे? हम लोग जा रहे हैं, दूसरा हम लोग का प्रदर्शन है वहाँ पे हाईवे में, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आप लोग को देखिए है कि पुलिस हम लोग को रोक दिया, पूरा हॉस्पिटल बंद कर दिया, सब कुछ बंद है। अभी किसी का कुछ होगा तो अब अंदर में नहीं जा सकते हैं। इमरजेंसी 24 आवर्स चालू रहते हैं, इमरजेंसी भी बंद कर दिया है। 24 आवर्स चालू रहते हैं, इमरजेंसी भी बंद कर दिया है। ममता बनर्जी वहाँ से भाषण दे दिया कि लेडी लोग को 8:30 बजे, 8:30 का इंसिडेंट है, लेडी लोग 8:30 बजे मत निकलो, क्योंकि यहाँ पे जंतु जानवर है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, खा लेंगी ये लोगों को। जहाँ पे देश में हम लोग देख रहे हैं कि सोफिया कुरैशी, हमारा भूमिका सिंह को अभी पाकिस्तान में रात में घुस के मार रहा है, और पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं मत निकलो। आप सोचिए, ममता बनर्जी का टाइम में पश्चिम बंगाल कहाँ से कहाँ तक नीचे आ गया है। अभी इसका विचार होगा कि ममता बनर्जी को लगता है कि लक्ष्मी भंडार को, लक्ष्मीश्री, कन्याश्री सबको देखे तो मैं एकदम चुप कर दिया है। विक्टिम परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन लोग चाहते हैं कि ओडिशा लेके चले जाए, क्योंकि इधर के ऊपर भरोसा नहीं है, इधर सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा उनके पिताजी के। ममता बनर्जी रहेंगे तब तक भरोसा नहीं है। कोई भी उनका पार्टी में भी जो महिला लोग हैं ना, ये लोग भी चुपचाप रहते हैं। बहुत शर्म का बात है, कोई लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। और उड़ीसा में हुआ है तो हम लोग को मान सम्मान भी नीचे हो गया, और वो लोग क्यों रखेंगे यहाँ पे? भुवनेश्वर लेके चले जाए, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं, हम लोग को अंदर में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए कैसा तालिबानी शासन यहाँ पे चालू हो गया है। 36 घंटे बाद 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस का भूमिका किस तरीके से देखेंगे? कुछ नहीं है, जैसा पूरा एविडेंस खत्म करके उसको 36 घंटा बाद सब कुछ किया है, ड्रोन को दिखा के बड़ा नाटक करके उसको किया है। अगर हिम्मत होता तो योगी जी जैसे इनकाउंटर करे, देख लेते। एक इनकाउंटर हो जाता तो किसी को हिम्मत नहीं होता था कि फिर से ऐसा बने नहीं, इसलिए तो आरजी कर के बाद ऐसा रिपीट बार बार हो रहा है। अगर ममता बनर्जी का हिम्मत है वोट के पहले लेडी के लिए आवाज उठाने के लिए ये 3 लोगों को एनकाउंटर करे, उसके बाद देखेंगे कि कितना हिम्मत है उनका। ममता बनर्जी कह रही है कि रात के अंधेरे में जो स्टूडेंट्स लड़की है वो बाहर ना जाए। यही हालत हो गया है पश्चिम बंगाल। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, चांद में जा रहे हैं लोग। अभी सोफिया कुरैशी को देखा, भूमिका चावला को देखा, भूमिका सिंह को देखा है, और आप देखो पश्चिम बंगाल का हालत क्या है। एकदम देखिए, लॉकेट चैटर्जी की तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का जो बयान, वो बयान को लेकर चर्चा चल रहा है। आप देख ही सकते हैं, आप जैसे कह रहे थे कि लॉकेट चैटर्जी जब आज आए थे मैं हॉस्पिटल एक बार दिखाऊंगा। ये जो मेरे पीछे ये जो हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल का जो कॉलेज है, इस कॉलेज में ही सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट था, वो 23 साल की लड़की, और उनके तरफ से रात को 7:30 बजे के आसपास ही वो इस कॉलेज प्रेमिसेस के बाहर पहुंची थी। कॉलेज प्रेमिसेस के बाहर जाने का मकसद था दोस्त के साथ डिनर करने जाना। 7:30 बजे कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसी के मुताबिक 7:30 बजे के आसपास ही उनको निकलते हुए देखा गया था CCTV फुटेज में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब 700 मीटर का दूरी पर, कॉलेज कैंपस से 700 मीटर का दूरी पर जब पहुंचे, ठीक उसी टाइम पर
4 से 5 लोग उनको फॉलो कर रहे थे। फॉलो करने के टाइम पर उनको घेर लिया गया। घेरने के बाद लड़की जब डर गई थी, डर के मारे भागने लगी थी, उसी टाइम पर वो पहुंची एक जंगल के अंदर। जंगल के अंदर पहुंचने के बाद ही उनको 5 से 6 लोग घेर लिया। सिर्फ घेरा नहीं, घेरने के बाद उनका मोबाइल फोन छीना गया। मोबाइल फोन छीनने के बाद उनके साथ गैंग रेप का घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में करीब 36 घंटे बाद पुलिस की तरफ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1 को डिटेन किया गया है। आज 3 आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस की तरफ से पेश करने के बाद ही पुलिस की तरफ से उनको पुलिस रिमांड का डिमांड किया गया था। उसी के मुताबिक आज कोर्ट की तरफ से 10 दिन का पुलिस कस्टडी को ग्रांट किया गया है। 10 दिन पुलिस कस्टडी में ये 3 लोगों को रखा जाएगा। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले पर ये 3 आरोपी के साथ साथ और भी लोग शामिल है। इसके साथ साथ ही और भी 2 लोगों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं पुलिस, जिसमें से एक को गिरफ्तार किया गया है नया और एक अरेस्ट पुलिस की तरफ से दिखाया जा रहा है। और ये पूरा मामले पर टोटल 5 से 6 लोग शामिल हो सकता है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर सवाल दूसरी जगह पर पैदा हो रहा है, जैसे कि लॉकेट चैटर्जी की तरफ से भी जो सवाल उठाया जा रहा था कि पुलिस का भूमिका को लेकर सवाल, पुलिस का भूमिका क्या था, क्योंकि पूरा ये मामले पर जब फ्राइडे रात को ये कंप्लेन हुआ, फ्राइडे रात को कंप्लेन होने के बाद पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस की तरफ से सिर्फ फ्राइडे रात को अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से इस अस्पताल में जो विक्टिम भर्ती है उनका सिर्फ बयान रिकॉर्ड किया गया। बयान रिकॉर्ड करने के बाद शनिवार सुबह से ये पूरा मामले का इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया। शुक्रवार रात को परिवार की तरफ से FIR किया गया था दुर्गापुर का जो न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन में। उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई चालू करने पर करीब 24 घंटे के ऊपर टाइम लगा। 36 घंटे बाद पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया 3 लोगों को। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 36 घंटे के बाद या तो बोल सकते हैं 40 घंटे बाद पुलिस की तरफ से जो एरिया प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस को घेरा गया। यानी जिस जगह पर प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, जिस जगह पर यह इंसिडेंट हुआ था, जिस जगह को मार्क किया गया था, उस मार्क करने का जगह पर सैंपल कलेक्शन हो जाने के बाद पुलिस की तरफ से उस एरिया को सील किया गया, वो भी 40 आवर्स बाद। तो इसी जगह से एक सवाल पैदा होता है कि ये जो पूरा मामले पर एविडेंस टैंपरिंग का कोई मामला सामने आ सकता है कि नहीं, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट में भी बार बार से एविडेंस टैंपरिंग को लेकर और प्लेस ऑफ ऑकरेंस में किस तरीके से बहुत सारे लोग आता जाता रहता है, इसको लेकर सवाल पैदा हुआ था। और ये घटना में भी सेम एक ही चीज देखने को मिला कि जिस जगह पर प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उस जगह पर पुलिस की तरफ से पूरा घेरने का जो प्रोसेस वो कंप्लीट किया गया, वो भी 40 आवर्स बाद। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले पर पुलिस की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये पूरा मामले में जो लोग आरोपी थे उन लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस को जो विक्टिम का बयान जिस तरीके से काम आया उसी तरीके से विक्टिम का जो मोबाइल फोन वो बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि विक्टिम का मोबाइल फोन छीना गया था। विक्टिम का मोबाइल फोन जो था वो एक्यूज लोग लेकर भाग गए थे। आपके पास हम वापस आएंगे, आप जुड़े रहिए। आपने कुछ अच्छी जानकारी दी है इस बातचीत के दौरान। डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज विद अस ऑन द शो. Brinda Adige, social activist, also joins us on the program. Brinda ji, let's look at what's happened over here. You know, obviously a grave crime has occurred, but it's even worse to see that the custodians of law and order in this state have made light of it. The custodians of law and order in West Bengal have indulged in victim blaming. Whenever we talk about Nirbhaya, when we talk about the first responders to such sensitive crimes, they are asked to exercise their softer sides. They are asked to indulge in these cases in such a manner that do not violate certain, lines, certain sacrosanct lines. And it seems that the Chief Minister herself has indulged in all these trespasses. You're absolutely right. And this is not something of a favor that is being asked of a duty bearer and an elected representative like the Chief Minister of a state, but this is a constitutional right that needs to be safeguarded and upheld by the duty bearer, the elected representative. How can she even blame, how can she even think that she can blame the victim? The victim has gone through a heinous crime. She has gone out for dinner
trying to come back to college, and that is something that they might have been doing so many different times. Brindaji, In this particular- she's not only blamed the victim here. In fact, she's told all the girls of West Bengal to not venture out at night. She's driven fear into the minds and hearts of her own constituents. Exactly, and that is the shameless part of it. How shameful it is that a elected representative, a woman chief minister, tells the girls, why did you go out? Why did the college allow you to go out? Girls must not go out at night. Is this the talk that we should tell our girls in this age and time? When we have girls and women surpassing every area, every space, and every technology, strength, you name it, intelligence, technology, bravery, courage, everywhere women are excelling in India. And this lady is saying something like that, absolutely horrendous. I am ashamed that a chief minister makes this kind of a statement. Instead of instilling confidence in the family and the victim to say, I will do everything in my power to ensure that rapists are not only arrested but brought to book and will serve a stringent sentence, and ensure that my police make the places safe. The educational institutions must be made safe by the management, but the streets outside the educational institutions and all the streets in Durgapur and West Bengal will become more safe and secure. That she will step up on security. Instead of making these responsible statements that is expected of her as a chief minister, she actually goes out calling misogynistic and sexist statements to the victim. Appalling. Absolutely appalling, horrendous. I hope she comes forward and apologizes and does what she is there for. Dr. Swati Jindal, how do you look at this, consecutive, spate of crime that has plagued West Bengal, and now, this apathy by the administration? Instead of solving this issue, being concerned about girls in similar positions, there seems to be some preaching happening over here. Like Ms. Brinda said, I am appalled. I don't think there ever would, I never thought that there'll be a time in my life where I would say that words fail me. But apparently And that time let me has come. remind you that, there are no semantics or optics over here, but this happened in a place called Durgapur. Yes. How ironical it is. Now, we all learn from our mistakes, or rather we should, but this is a repeat of what happened with RG Kar. And do girls even want to become doctors anymore? It might just be a matter of chance that both were medical. One was a medical student, one is a medical student rather, and the other was a doctor. And on top of that, instead of promises that, we would try to make law and order better, we would try to make the streets safer for women, what do we hear is that if you want to protect yourself, stay inside. Now, tomorrow, if somebody enters our homes and does this, heinous act, where are the women then supposed to go? Are they supposed to dig a grave and then lie down there and put the soil over them? Is that the only thing left now for us in India? Is this even India where women were worshipped once? Today, I believe that yes, the time has come when the women are not safe to go out, when the roads are not safe. But if the political leaders, and that too a female leader, starts condoning such acts, because she is condoning them. A woman gets raped outside her own college. 7:30 she leaves for dinner, which I believe is common time for leaving for dinner. And even if she left at 1 in the night, 2 in the night, 3 in the night, does that mean that she's asking for it, so to say? Does that mean that she's supposed to stay inside forever? And do we, instead of warning the other men who did that, start warning women that don't step out if you want your safety? Because after all, law and order is asleep. Is that what we are? Is this the message that we are giving across to the citizens Well, of that's the India? message at least that Mamata Banerjee has given at this point in time, ma'am. Let me Yes, come I back to you. believe so. I mean, Let me from come back what to you, ma'am. we We have what some we breaking see news now- to, in fact, to take care of right now. I will come back to you for a second round of thoughts. Well, the court has now granted a 10-day police custody for the alleged rapists
in the Durgapur gang rape case is what we are learning. I'm going to quickly go across to my colleague Rainik Datta, who joins us on the broadcast to give us more details. Rainik, 10 दिन की कस्टडी में रखने को कहा गया है इन आरोपियों को अभी तक. इसके अलावा और क्या जानकारी मिल सकती है? देखिए, पुलिस की तरफ से आज जब ये तीनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था, उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से 14 दिन का पुलिस रिमांड का डिमांड किया गया था और पुलिस की तरफ से कोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि ये जो गैंगरेप का घटना घटा है, इस गैंगरेप का घटना में इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आया है कि ये तीनों ही एकदम मेन एक्यूज है. इनको पुलिस हिरासत में लेकर और भी पूछताछ करना ज़रूरत है और उसके साथ साथ ही आइडेंटिफिकेशन का जो काम वो भी पुलिस को करना पड़ेगा और TI पैरेड भी हो सकता है और इसी वजह से उनको 14 दिन का पुलिस रिमांड का डिमांड भी पुलिस की तरफ से किया गया था. उसके बाद ही पूरा एविडेंस देखने के बाद और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस देखने के बाद ही कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया गया कि 10 दिन का पुलिस रिमांड को ग्रांट किया गया है और 10 दिन पुलिस हिरासत में ये तीनों को रखा जाएगा. और उसके साथ साथ ही पुलिस का सूत्र के हवाले से जो खबर है, और भी 2 लोगों को डिटेन पुलिस की तरफ से किया गया है. ये पूरा मामले पर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो सामान हाथ लगा है वो है जो विक्टिम का मोबाइल फोन, क्योंकि विक्टिम का मोबाइल फोन इंसिडेंट के बाद से एक्यूज्ड की तरफ से छीन लिया गया था और उसके बाद से एक्यूज्ड के पास ही वो मोबाइल फोन था और पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि वो जो मोबाइल फोन जो खो गया था वो मोबाइल फोन रिकवर हुआ है वो भी एक्यूज्ड के पास से, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया है. तो एक्यूज्ड विक्टिम का जो मोबाइल फोन का लोकेशन, उस लोकेशन ट्रैक करने के माध्यम से ये तीनों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया है. और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से सूत्र के हवाले से जो खबर है, ये तीनों को लेकर ये पूरा घटना का रिकॉन्स्ट्रक्शन पुलिस की तरफ से किया जा सकता है और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना में ये तीनों के साथ और कौन-कौन शामिल थे. चलिए दैनिक, आपके पास हम वापस आएंगे. अभी more breaking news to talk about. Meanwhile, BJP's West Bengal chief Sukanta Majumdar has slammed the West Bengal chief minister over her insensitive remarks for the victim in the Durgapur alleged rape case. Sukanta Majumdar has called Mamata Banerjee's remarks utterly deplorable and shameful and bashed her for what he called evading responsibility for the collapse of law and order in the state. He also said, and I quote, "As the Chief Minister, Mamata Banerjee's pronouncement is not merely an insult to every woman in Bengal, but also a matter of grave concern. A comment of this nature from a woman Chief Minister once again exposes that law and order have completely slipped out of the government's control. It is now Mamata Banerjee's moral duty to step down without any further delay." BJP's West Bengal General Secretary Lokesh Chatterjee has also taken shots at the West Bengal government. She has said, and I quote, "No woman is safe in West Bengal under Mamata Banerjee's rule. Rapists roam free, emboldened by a regime that shields them from justice. The Chief Minister and her administration have time and again worked to erase evidence and silence the truth." Brindaji, it's not a coincidence over here, but we are not getting into the politics of it, but the fact of the matter is that violence has somehow been normalized in West Bengal, whether be it the elections, be it these horrific cases of rape and murder that have come about. And what's ironic, what's sardonic also at this point in time is the fact that it is governed by a female chief minister, and that in itself should evoke a lot of sentiments from the people who vote for her, who in fact believe in gender equality. If gender equality is the reason why Mamata Banerjee is in this position, then she herself does not know how to honor it. I would not want to go into that part of gender because you and I know that violence has been normalized across India, especially gender-based violence, where children and women are victims and survivors. The law, the missionary rarely takes serious concern or looks at it in that manner as guaranteed by the constitution and the laws that are there. Like I keep saying, nobody is asking for a charity from anybody. So who is accountable? Should these people be held accountable or not? If no department wants to be held accountable, then they must just step down because they are incapable. They cannot handle the job that they decided to take it up. Again, it is not a charity. They are all being paid for it. Very, very huge sums of money are going from our tax for them to do their job. So if they can't keep women safe, if they can't prevent violence on women and children, and if they are not willing to be accountable so that fear of law is instilled in the perpetrators,
then what are they doing then? They do not know how to do their job. They don't want to do their job. And this kind of apathy is absolutely unacceptable. Because we are talking of children and women being more than 65 to 70% of the entire population. So who are these people working for them? Whether it is the chief minister or all her executive and all the other ministers put together. What are they doing if they do not want to work for citizens? They do not want to be accountable to citizens. They do not want to extend protection and safety and security to citizens. And make these kind of stupid, irresponsible statements. Why did she come out at night? I mean, this is a country that we call ourselves as the mother of democracy. If I cannot come out at night in the day, can't come out at night or at day based on my choice as a citizen, should I be dictated by the thugs as to when I must come out? Should I be dictated by rapists as to when I'm safe and when I'm not safe? And does all of this be condoned by the chief minister and elected representative and all her other people who are paid to do their job? So you have no respect for citizens. You do not want to keep us safe. You don't want to be accountable. Then why should you even sit there? We can understand that you are not capable. We can understand that you don't want to be accountable. Then we put our foot down to say, don't sit in that space. Yeah, you're right, Get down Brindaji. from Let there. me come back to you. We have breaking news coming in a latest update. The survivor's mother recounted the traumatic incident, saying her daughter had gone out for food at her friend's request when three men began following her. Her friend abandoned her and fled. My daughter also started running but could not trace her friend. She added that the three men dragged her to a nearby forest area by taking advantage of her being alone. Two more people joined. One of them committed the crime and snatched her mobile. She was threatened that she would be killed if she dared to shout. And another update coming in, the condition of the victim. The victim is in a state of shock, but her condition medically is stable. She has suffered some major injuries and is undergoing medical treatment, is what we are learning at this point in time. Rainik, my colleague, joins us on the broadcast to give us more details about this. Rainik, जो पीड़ित हैं उनकी इस वक्त सेहत के बारे में और उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है? देखिए, हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो पीड़ित है उनका अभी तबीयत जो है वो मेडिकल स्टेबल है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो स्टेट ऑफ ट्रॉमा में है, ऐसा भी अस्पताल का डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा घटना के बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था। उनको अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जैसे कि Okay, there seems to be a problem with the Rainik's connection, but would like to thank Dr. Jindal and Brindaji for joining us. Thank you so much. All right, well, a high-level meeting that was underway at the BJP National President JP Nadda's residence has concluded. The visuals that you see on your screens are from the residence where Union Home Minister Amit Shah is seen exiting after chairing the meeting. In the meeting, it is speculated that a seat-sharing formula for the National Democratic Alliance has been laid out and it will be announced soon. Sanjay Sharma, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Sanjay, क्या जानकारी मिल सकती है इस मुलाकात के बारे में? देखिए, बीजेपी बिहार के कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक थी जिस पर बीजेपी के कैंडिडेट के नामों की पर चर्चा हुई है। बीजेपी लगभग 100 से 101 सीटें लड़ रही है बिहार में। उन सभी सीटों पर चर्चा हुई है। कल भी मैराथन बैठकों का दौर चला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक की थी और लगभग करीब 7 घंटे कल बैठक चली जेपी नड्डा के घर पर। आज फिर से बैठक का दूसरा दौर था। जेपी नड्डा के घर पर फिर बैठक थी। अमित शाह खुद मौजूद थे, गृह मंत्री देश के, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी और लगभग आज भी 3 घंटे 4 घंटे बैठक चली है। और बीजेपी के लगभग 101 सीटों पर जो उम्मीदवार थे उन पर बीजेपी ने पूरी तरह से समीक्षा की है, अपने अपने नामों पर चर्चा की है और नामों की लिस्ट एक तैयार करके रखी हुई है जिसमें लगभग 80 से ज़्यादा सिंगल नाम हो चुके हैं। और आज यहीं पर, जहां हम यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय हेडक्वार्टर पर मौजूद है, यहीं पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी।
केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की इसी सूची पर आज मोहर भी लगा देगी। तो ये जो सूची आज जो मोहर लगने वाली है उसके बाद में कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट होगा। कल माना जा रहा है कि 13 तारीख को अथवा 14 तारीख को बीजेपी अपने सभी कैंडिडेट की घोषणा भी कर देगी। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो सीट शेयरिंग की बात सबसे पहले चिराग पासवान ने मान लिया था, उनको बना लिया था बीजेपी ने, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा माने, और आज अभी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो अंतिम सांस तक एनडीए में रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, और बिहार में बहार है, नीतीश संग मोदी की सरकार है। तो उनका साफ साफ कहना है कि जो फार्मूला एनडीए ने उनको दिया है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो यानी एनडीए में जो सीट शेयरिंग का जो मामला जो बीच में पेच फंसा हुआ था वो निकल गया। अब पूरी तरह से एनडीए के सीट शेयरिंग का फार्मूला क्लियर हो गया। अब कभी भी घोषणा हो सकती है। संजय, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन दैट नोट, बी राइट बैक।